नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूएसएन न्यूज़। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की जब शुरुआत हुई होगी तो मुझे लगता है कि उसका फोकस ये रहा होगा, कोशिश ये रही होगी कि लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, संवाद करें, दुनिया भर की चीज़ों को जानें। लेकिन आजकल जो नई जनरेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, उसने एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर इन सारी चीज़ों को खोज लिया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत तरह की जानकारी देते हैं। वो ना केवल लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं बल्कि कई सेक्टर्स की महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं। तो आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि वो नागरिकों को जानकारी या कंज्यूमर को जानकारी जो है वो देते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, रियल एस्टेट क्षेत्र की। आप घर कैसे खरीदें, आप फ्लैट कैसे खरीदें, आप प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। सामान्य तौर पर हम ये सुनते हैं कि जब जहाँ पर ज़मीन का या फ्लैट का सौदा होता है वहाँ पर लोगों के साथ में बहुत तरह की धोखाधड़ी भी होती हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि इन धोखाधड़ी से बचने के लिए ये जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं और वो टेक्निकल गाइडेंस भी एक तरीके से देते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में उनका जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें बहुत गंभीर बातें होती हैं और बहुत तरह की जानकारियाँ भी निकलती हैं। तो आज हमारे साथ हैं भावेश कावरे जी। आपने अगर इंस्टा में इनके रील्स देखी हो तो बड़े अलग अंदाज में ये प्रॉपर्टीज़ की जानकारी देते हैं और बेचते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। इंस्टाग्राम में बहुत प्रसिद्ध हैं और युवाओं के बीच में बहुत प्रसिद्ध हैं और मुंबई, ठाणे जैसे इलाकों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके संपर्क में आते होंगे। तो भावेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि मेरे इंट्रो में ये लगभग बता दिया है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, पर आप हमारे जो देखने वाले हैं, जो आपको देख रहे होंगे, उनको आप बता दीजिए कि आप किस तरीके का काम करते हैं, क्या काम करते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत हुई। रियल इस्टेट जब लोग खरीदने जाते हैं तब उनको उसका सही दाम पता नहीं चलता और रियल इस्टेट ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्कैम्स होने के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है और कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि, क्योंकि कंज्यूमर का कैसा है कि एक आदमी अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 प्रॉपर्टी खरीदता है और जब वो पहली दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो ऑलमोस्ट जो चालाक होता है, मतलब ऐसे ही डील होती है, जो डील में चालाक होता है वो बाजी मार लेता है। चालाक माने समझदार, जो समझदार होता है। हाँ। तो जिसके पास भाषा में डेढ़ शाना होता है तो वो बाजी मार जाता है और जो समझदार होता नहीं है उसके साथ स्कैम हो जाता है। तो वो स्कैम ना हो इसलिए हम है। तो किस किस तरीके के गाइडेंस आप देखते हैं? मैंने भी कुछ आपके रील्स वगैरह देखा है, उसमें बहुत आप प्रॉपर्टीज़ की जानकारी देते हैं। उन जानकारियों के साथ में इम्पोर्टेंट लोकेशन की जानकारी हो जाती है, इलाके की जानकारी हो जाती है, जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या खासियत है इसकी भी जानकारी हो जाती है। तो एक कंटेंट क्रिएट करते समय क्या क्या आपके दिमाग में रहता है? कंटेंट क्रिएट करते समय जो लोगों को सुनने में मज़ा आए, लोगों को देखने में मज़ा आए, वो करना है। एज ए कंटेंट क्रिएटर जो भी हो, अगर उसे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसे लोगों को समझना पड़ेगा। मुझे तो बहुत कुछ पसंद है करना, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आएगा तो वो कंटेंट नहीं चलने वाला। जो लोगों को पसंद आए, लोगों को समझ आए, वैसे उस हिसाब से कंटेंट को मोल्ड करते हैं। और रियल इस्टेट में यूजुअली लोग एकदम प्रोफेशनली और सोफिस्टिकेटेड, मतलब एकदम डिसिप्लिन वेज से एक्सप्लेन करते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आता या बोर हो जाते हैं। तो उसको एंटरटेनमेंट प्लस रियल इस्टेट, ये दोनों मिक्स करके बिजनेस बनाते हैं। लेकिन एक माइंडसेट ये होता है कि रियल इस्टेट, एक तो ये होता है कि एक ख़रीदारी ये होती है कि आप दुकान में गए और सामान जो आपको तुरंत में दिखाई दिया उसको आपने परचेस कर लिया। लेकिन रियल इस्टेट के बारे में धारणा ये है कि जब आप घर बनाते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आप वो एक एक पैसा आप अपना बचा के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सोच समझ के आप किसी चीज़ के ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं, ख़ासतौर से रियल इस्टेट में। तो ये जो आप लोग रील्स के माध्यम से जानकारियाँ देते हैं, तो ऐसे ग्राहक, उनका माइंडसेट, उसको किस तरीके से आप लोग
जोड़ते हैं, कोलैब करते हैं और उसका बेहतर जो है वो रिजल्ट निकल कर सामने आ जाता है, ग्राहकों को भी उसका फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी मार्केट ऐसा है कि अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूँ तो मुझे उसका सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, और मैं अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे वो मार्केट से कम में चाहिए। ये साइकोलॉजी है लोगों की, और उस साइकोलॉजी में हमें फिट होना है और लोगों को बताना है कि ये मार्केट रेट है। एग्जाम्पल, रियल इस्टेट को डिफाइन करने के लिए, जैसे किसी भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस होता है और वो स्टॉक खरीदना है तो हमें वो प्राइस देना पड़ता है, वैसे ही रियल इस्टेट में लोकेशन का प्राइस होता है, तो उस लोकेशन में एंट्री करने के लिए उस लोकेशन का प्राइस देना पड़ता है। आपको बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स का अवार्ड जो है वो भी मिला है, और इस अवार्ड को लेके इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं और फिर इस तरीके से आपके कामकाज वो सराहा जा रहा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसके बाद थोड़ा मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। लोगों ने इतना कुछ दिया है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ चुके हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन पे मुझे खड़ा उतरना है और इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना है रियल इस्टेट सेक्टर में, कि जिससे कंज्यूमर का बाइंग और सेलिंग के टाइम में स्कैम ना हो। तो आप जो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उससे आपने कितना प्रभाव जो है वो डाला है इस सेक्टर में लोगों के बीच में, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला हो जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो? पिछले साल मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो पिछले साल मैंने 500 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल की है, एक मुंबई से छोटे से कोने में। तो अभी ये एक्सपांड करना है, हर एक सिटी में प्रेजेंस होना है, स्पेशली टियर 1 और टियर 2 सिटी को तो छोड़ना ही नहीं है, वहाँ के कंज्यूमर को दबा के सर्व करना है। क्या कभी ऐसा हुआ हो कि कोई आदमी आपके पास में आया हो, बोला हो कि साहब मेरा इतना ही बजट है, तो वो आपने दिला दिया हो? हर एक ग्राहक बोलता है कि मुझे कम से कम दर में घर होना चाहिए, लेकिन मैं उसको उसके टाइप में एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ कि आप बोल रहे हो मुझे 2 BHK चाहिए भावेश भाई, नागपुर में मेन सिटी में 50 लाख के अंदर, तो मैं बोलूँगा बॉस क्या आपका यदि वहाँ पे 2 BHK होता तो आप 50 लाख में बेचते क्या? तो उसका आंसर उसको मिल जाता है, तो बोलता है नहीं भावेश भाई जो मार्केट में है वो अच्छा से दिखाओ, कम प्राइस में करके दो मेरे को। भविष्य बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आप इतने कंज्यूमर से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको बता पाएंगे। टैक्सेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है निवेशक के लिए, और ख़ासतौर से आप अगर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी बड़ा टैक्स के रूप में जो अमाउंट है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इसको लेके जो आम कंज्यूमर है वो किस तरीके से सोचता है? अभी देखने जाऊंगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मार्केट दुबई का बूमिंग चल रहा है, क्योंकि दुबई में 0 टैक्सेस है और दुबई में 60% होम बायर्स है वो इंडियंस है। अभी इंडिया से पैसा वहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं हम इंडिया तभी आएंगे जब इंडिया भी दुबई जैसा सिस्टम यूज करेगी। तो दुबई में क्या सिस्टम है कि मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है प्रॉपर्टी अगर आप परचेस कर रहे हैं, और यहाँ अपने देश में किस तरीके से दिक्कत है, अपने स्टेट में किस तरीके से दिक्कत है कंज्यूमर के एंगल से? कंज्यूमर के एंगल से अभी देखने जाओगे तो डेवलपर कुछ चीज़ खरीद रहा है, उसके पीछे भी GST TDS दे रहा है। उसके बाद जब कंज्यूमर घर खरीद रहा है उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन भी दे रहा है, स्टैम्प ड्यूटी भी दे रहा है, GST भी दे रहा है। तो उसकी प्राइसिंग तो बढ़ जा रही है रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी और GST से, और यहाँ पे पीछे डेवलपर को भी प्राइसिंग बढ़ रही है GST की वजह से, तो डेवलपर प्राइसिंग भी हाई लगा रहा है। तो जो घर है वो अनअफोर्डेबल हो रहा है, इसलिए लोग दुबई जा रहे हैं घर खरीदने के लिए, और ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा करके इंडियंस वहाँ पे 60% है, तो ऐसा ही चलता रहा तो 100% इंडियंस वहाँ पे होम बायर्स रहेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है। तो एक आध रील आप वित्त मंत्री के लिए भी बना देंगे? ऐसा कोई इरादा है कि मतलब उनके लिए भी आप रील बना के बताएंगे कि कंज्यूमर को ये दिक्कत आ रही है, इस पर टैक्स थोड़ा सा कम करिए? मैं तो यह कहूँगा कि हमने दुबई से कुछ सीखना चाहिए। दुबई का जो सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, वो सुपर से भी ऊपर है। हमारे पास जो सिस्टम है जो इंग्रज छोड़ के गए हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दुबई का अगर सिस्टम देखोगे तो कंज्यूमर प्रीफर कर रहा है कि मुझे दुबई जाना है क्योंकि दुबई में मुझे हर एक फैसिलिटीज़ मिल रही है, दुबई में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और दुबई में
आजकल देखने जाओगे तो दुबई में रेरा की जो अथॉरिटी है वो इंडियन रेरा अथॉरिटी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ का डेवलपर 19-20 भी यहाँ का वहाँ नहीं कर सकता, वहाँ का इतना स्ट्रिक्ट है। और वही कंज्यूमर को पसंद आ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर भी चाहता है कि मेरा हार्ड ओन मनी, मेरा जमा पूंजी सेफ जगह पे रहे और मुझे अच्छा रिटर्न्स मिले, मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। लेकिन यहाँ पे मेहनत का फल तो गवर्नमेंट लेके जा रही है। आप जो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उस काम की वजह से कितने ग्राहकों को फ़ायदा हुआ है, कितने बिल्डर्स को फ़ायदा हुआ है, और कंज्यूमर और जो बिल्डर है उन दोनों को कनेक्ट करने में कितना फ़ायदा मिलता है? या आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ ग्राहकों की दृष्टि से काम कर रहे हैं, या उसका फ़ायदा बिल्डर्स को भी हो रहा है? स्पेशली ग्राहक कंज्यूमर देवता है और कंज्यूमर के लिए काम हो रहा है, और कंज्यूमर जिसके पास है वो भगवान है। आजकल कोई डेवलपर किंग नहीं है, डेवलपर को किंग बनाने वाली जनता है। जनता इज किंग मेकर। जिसके पास जनता है, और जनता किसके पास होती है? जो उनको अच्छी सर्विस दे, जो उनके लिए मार्केट में बात करे, तो जनता उसके पास है। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट जो मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक समय ये था कि आज से 10 साल पहले तक मतलब नागपुर को लेकर धारणा ये थी कि मुंबई में कोई आदमी रहता है, उसके पास में एक्सेस पैसा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है नागपुर में। लेकिन अब ये है कि नागपुर में रियल एस्टेट का मार्केट, यहाँ के जो लोकल लोग वो खुद ही उसको ग्रो कर रहे हैं। तो एक तो आप चूंकि इस सारी स्थिति में रहते हैं, समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नागपुर में किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरीके से रियल जो सेक्टर है वो ग्रो हो रहा है? रियल एस्टेट सेक्टर में अगर पैसा बनाना है तो टीयर 2 में कंज्यूमर के लिए पैसा बनेगा, और जो टीयर 1 है वहाँ पे डेवलपर्स के लिए पैसा बनेगा। डेवलपर्स वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा निकाल सकते हैं, और टीयर 1 में और टीयर 2 में कंज्यूमर फिलहाल प्राइसिंग कम है, और टीयर 1 टीयर 2 टीयर 1 जैसा ही होने वाला है। जैसे बोलते हैं कि पुणे इज़ नेक्स्ट मुंबई, तो हम बोल सकते हैं कि नागपुर इज़ नेक्स्ट पुणे। जो एक आम आदमी है, एक तो ये है कि किसी को घर चाहिए, दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो किसी को छत चाहिए इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, एक किसी को अपने पास में जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है, और रियल एस्टेट को एक बेहतर सेक्टर के रूप में हम देते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है वो मिलेंगे। तो पैसा इन्वेस्ट करना किस सेंस में ये बात आप कह रहे हैं, ये दोनों लोगों के लिए लागू है कि जिसको छत चाहिए उसके लिए भी, या जिसको निवेश करना है उसके लिए भी? नहीं, जिसको छत चाहिए उसने पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरा काम कहाँ पे। हाँ, मेरा जहाँ पे काम है वहाँ पे मुझे घर लेना चाहिए। लेकिन जिसके पास एक्सेस पैसा है तो वो टीयर 1 छोड़ के टीयर 2 में पैसा डाले, उसका पैसा वहाँ पे बनने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक कंपनी भी अपनी शुरू की है, तो उस कंपनी के बारे में बताइए, और उस कंपनी को शुरू किए जाने का मोटो क्या है? Aiki.in है उसका नाम। वो कंज्यूमर के लिए कंपनी बनाई है। कंज्यूमर को सही दाम पे घर मिले उसके लिए। कंज्यूमर को बार्गेन करना नहीं आता। आप बोल सकते हो कि इंडिया का फर्स्ट बार्गेन प्लेटफॉर्म है ये, जो कंज्यूमर को हेल्प करता है उनको खरीदते वक्त कम से कम दाम में मिले। क्यों कंज्यूमर जो है वो बार्गेन नहीं कर सकता, आपको ऐसा लगता है? या क्या एक्सपीरियंस आए जिसकी वजह से आपको लगता है कि रियल एस्टेट में कंज्यूमर बेहतरीन तरीके से बार्गेनिंग नहीं कर रहा है? एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि जब मम्मी घर में सब्जी खरीदने के लिए बाहर जाती है तो कोथंबीर के साथ कड़ी पत्ता भी लेके आती है। वो तो एक ट्रेंड है कि मतलब, हाँ, तो वो मम्मी का रोज का काम है। हाँ, वैसे ही जिनका रियल एस्टेट रोज का काम है उनको पता है किसके ऊपर क्या गिफ्ट मिलने वाला है। तो वो उन एक्सपर्ट को काम देने से उनको प्राइस सही मिल सकती है। जैसे कि कभी हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं हाँ कितने की है, अच्छा ले दे दे, लेकिन हम उससे कुछ मांग के नहीं आते ना, उससे के साथ बार्गेन करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्राइस क्या हो सकती है इसकी। तो वैसा ही कुछ रियल एस्टेट है। एक्सपर्ट के पास सोपो, तुम्हारा काम एक्सपर्टली होगा। कंज्यूमर का क्या है कि डेवलपर्स प्राइस कोट करते हैं, लेकिन प्राइस हायर सेगमेंट में कोट करती है, उसकी क्लोजिंग प्राइस कुछ अलग होती है। अभी डिपेंड्स ऑन पेमेंट, सामने वाले का पेमेंट भी कैसा है, उस हिसाब से डेवलपर्स पेमेंट घुमाने के लिए वो प्राइस दे देते हैं, तो उसको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाती। और जो डेवलपर के सेल्समैन रहते हैं उनको भी बेचने की घाई होती है, उनको भी टारगेट होता है, तो वो डेवलपर को कंज्यूमर को बोल देते हैं कि हाँ ले लो करके।
ये लास्ट प्राइस है, और कंज्यूमर ले भी लेता है, और लेने के बाद उसको पता चलता है कि मेरे बाजू वाले ने तो मेरे से कम में लिया था, मुझे तो ज़्यादा में गिरा। मैं कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ तो किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों पर फोकस करके मुझे बार्गेनिंग करनी चाहिए या बातचीत करनी चाहिए? कंज्यूमर ने सबसे पहले देखना चाहिए कि वो उसके पास रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है या, अगर वो रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है तो वो रेरा पे भरोसा रख के निश्चिंत ले सकता है। ज़्यादा करके फ्रॉड्स होते हैं लैंड्स में जहाँ पे रेरा अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब बात आती है रेसिडेंशियल और कमर्शियल की जहाँ पे रेरा इन्वॉल्व है, जैसे स्टॉक मार्केट का सेबी है वैसे रियल एस्टेट का रेरा है, तो जहाँ पे रेरा है वहाँ पे कुछ स्कैम नहीं होगा, वहाँ पे कंज्यूमर बिंदास ले सकता है और बार्गेन के लिए हमें बुला सकता है। अच्छा, तो आपको कैसे बुला सकता है? हमारे साथ कांटेक्ट करके सोशल मीडिया पे हमारे साथ कहीं पे कनेक्ट हो सकते हो। अरे एक ये बताइए कि आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, मैं देख रहा हूँ अभी जो मैंने चेक किया जब हम बातचीत कर रहे हैं तो 389 के आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, इतने फॉलोअर्स हैं आपके जुड़े हैं, इनमें से कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा। तो कोई कंटेंट आप बना रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रहती हैं और क्या इसका एक्चुअल फ़ायदा कंज्यूमर को होता है, हिट करती है ये बातें? मतलब अभी देखने जाओगे तो मुंबई का डेटा बताता हूँ कि मुंबई में 1 लाख से भी ज़्यादा घर है जो अभी तक बिके नहीं है, और मेरे हिसाब से कभी वो बिकने भी नहीं वाले, क्योंकि वो घर ही ऐसे बना है जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं। ये रियल एस्टेट में जो कंज्यूमर को चाहिए, उसकी जो नीड है, उस हिसाब से अगर घर बनाओगे तो घर लाइन लगा के खरीदेंगे लोग, फिर बेचने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ छोटी सी मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट विल बी सोल्ड आउट। अच्छा, और मार्केटिंग कितना ज़रूरी होता है? मार्केटिंग अभी मेरे साथ बहुत से डेवलपर एसोसिएट है, मैं हर किसी को कहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट वैल्यू की 2% मार्केटिंग के लिए लगाओ। 2% आप मार्केटिंग के लिए करते। एक समय हम ये सुनते थे कि सोना खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना बहुत सोच समझ के, चूँकि आप व्यक्ति पाई एकत्रित करके उसमें इन्वेस्ट करता है और जमा पूंजी पूरी अपनी लगाता है और सारी चीज़ें करता है, तो एक ये सवाल आ सकता है यार सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर्स बता रहा है, एक रील बता रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैसे डील कर लें या कैसे सोच लें? कंज्यूमर के लिए मैं ये कहूँगा कि आज मेरा ऑफिस मुंबई में है, जल्दी हम एक्सपांड कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में पहुँच रहे हैं। ऑनलाइन तो हम हर जगह पे हैं, ऑनलाइन आप कहीं से भी एक्सेस कर लेते हो, लेकिन ऑफलाइन सेटअप जल्दी आने वाला है जहाँ, और मेरा मुंबई में ऑफिस है बॉस। आप वैसे हैं मुंबई के भी, तो पहले आपसे ये हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कि मतलब आपने प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इस तरीके से चीज़ें करना है, और आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आप बिजनेस परिवार से हैं, मुंबई से हैं। मैंने स्टार्ट किया था एकदम छोटे स्केल में, मैं लोगों से पर्सनली जाके बता रहा था कि प्रॉपर्टी खरीदो, लेकिन एज अ बिजनेसमैन मुझे ये मालूम है कि अगर तुम्हें तेज़ भागना है तो तेज़ घोड़े पे सवार हो जाओ, तुम तेज़ भाग सकते हो। तो सोशल मीडिया बहुत तेज़ भाग रहा था, तो हम उस पर सवार हो गए और भागने लगे, निकल भी गए चल भी गए, आगे बढ़ भी गए। तो अब जो शुरुआत चल रही है वो कैसी चल रही है, या अपने आप को और ज़्यादा एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, किस किस तरीके से सोच रख के अपने आप को और ज़्यादा फैलाना है? ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल लेके आ रहे हैं, कंज्यूमर के लिए बार्गेन करेंगे डेवलपर्स की तरफ से। स्पेशली मैं बताऊंगा कि IKEA.in मेरा 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आज कंज्यूमर का एक तो उसे घर खरीदना होता है, नहीं तो उसे घर बेचना होता है। तो घर खरीदने के लिए अगर यदि वो मेरे पोर्टल पे आएगा तो उसको विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज दिखेंगी जो वेरीफाइड होगी और वेरीफाइड डेवलपर से होंगी। हमारा एक क्राइटेरिया है, 50 चेक पॉइंट्स है, जो डेवलपर 50 चेक पॉइंट्स पास करेगा उसकी ही एडवर्टाइजमेंट हमारे पोर्टल पे होगी। अच्छा, और उसके लिए ही हम आपके लिए बार्गेन करेंगे। उस डेवलपर की फाइनल प्राइस वो डेवलपर किस प्राइस पे क्लोज करता है। देखो बॉस, मैं उस डेवलपर के पास 1-2 इन्वेंट्री नहीं सेल कर रहा, 10-20 इन्वेंट्री सेल करता हूँ तो फाइनल प्राइस पता चल जाता। तो और दूसरी प्रॉब्लम एक होती है कि कंज्यूमर को जब घर बेचना होता है तो वो अलग अलग पोर्टल्स पे जाता है और अलग अलग ब्रोकर से बात करता है। तो वो यदि हमारे ही पोर्टल पे आ जाए तो हमारे पास हर किसी का एक्सेस है, तो उसका काम ऑल इन वन हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। बस IKEA.in कोई ब्रोकरेज नहीं लेता,
ये कंज्यूमर के लिए बनाया हुआ है। और यदि आप हमसे खरीदते भी हो कुछ चीज़ तो हम खाली बार्गेन सपोर्ट लेते हैं, और यदि हम बेचते हो हमसे तो हम आपका पोर्टल फी लेते हैं, जो आप हमारे पोर्टल पे आपकी प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहे हो उसका फी लेते हैं, जिससे आपको सारे पोर्टल का एक्सेस मिले, आपको ज़्यादा इंप्रेशंस मिले, आपके प्रॉपर्टी को ज़्यादा आई बॉल मिले। तो मतलब वो 1.5% 2% वाला जो वो ट्रेंड चल रहा है, अब उसको आप लोग ख़त्म कर रहे हैं एक तरीके से। ये बताइए कि भावेश भाऊ, नागपुरात कसे आले तुम्ही? काय कारण आहे याच्या मागचं? नागपूरला यायचं असं कारण आहे की एक आइकॉनिक बिल्डिंग की चर्चा सुनी थी मुंबई तक, अच्छा, इसलिए उसे देखने के लिए आया था। अंजनिया क्रेस्ट करके उस बिल्डिंग का नाम है, डेवलपर का नाम है यश इंफ्रा वेंचर्स। उनकी चर्चा मुंबई थी तो इसलिए वो देखने आया, और अभी उसका वीडियो भी आने वाला है तो दिखा भी दूंगा। अच्छा, क्या क्या देखा आपने, क्या है उस प्रोजेक्ट में, अगर आप साझा कर सकें हमारे दर्शकों के साथ में? उस प्रोजेक्ट में एमेनिटीज़ मतलब बाकी के जो डेवलपर्स यहाँ पे दे रहे हैं और ये डेवलपर जो दे रहे हैं, एज कंपेरेटिवली इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मालूम नहीं इन्होंने कम क्यों रखी है। अच्छा, एक आपसे सवाल ऐसा है कि मान लीजिए कि मुझे घर खरीदना है, किसी को भी घर खरीदना है, तो फ्लैट स्कीम में जाना है, तो किन किन बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए? मैं कुछ वीडियोस आपके देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किन किन चीज़ों पे फोकस रख के कौन कौन सा कंज्यूमर कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ले सकता है। और कंज्यूमर भी अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह की डिमांड है, तो कैसे सिलेक्ट कर सकता है कंज्यूमर? हर कंज्यूमर की अलग कहानी होती है, हर कंज्यूमर का अलग फाइनेंशियल स्टेटस होता है। मेरा तो एक रूल है कि मैं कंज्यूमर को बोलता हूँ कि मिनिमम 20% डाउन पेमेंट हो तो ही प्रॉपर्टी के लिए जाना, नहीं तो आजकल बैंक 1090 का भी स्कीम देती है कि 10% भरो 90% लोन हो जाएगा, लेकिन एज अ सेफ 20% पेमेंट भरो 80% लोन करो, तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे अच्छा सिस्टम है रेदर डेट ज़्यादा लेने में, क्योंकि डेट का जितना समय बढ़ता है उतना तुम इंटरेस्ट भी ज़्यादा देते हो, तो इंटरेस्ट कम करने के लिए आपको साल कम करने पड़ेंगे और साल कम करने के लिए लोन कम लेना पड़ेगा। 2080 इज अ नाइस स्कीम। वैसे जिसके पास पूरी पेमेंट है वो 100% पेमेंट देके खरीद सकता है। आपका जो एक्सपीरियंस है अब तक का, उससे जो ऐसे हमारे दर्शक देख रहे होंगे जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उनको क्या सलाह सामान्य तौर से आप हमेशा देते आते हैं? और हमारे इस इंटरव्यू में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप देखे जाएंगे कि कौन कौन सी बातों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। प्रॉपर्टी अपने हिसाब से खरीदो। कोई एजेंट बोल रहा है कि सर ये प्रॉपर्टी अच्छी है, या कोई डेवलपर बोल रहा है कि मेरी बिल्डिंग अच्छी है, तो उस हिसाब से मत खरीदो। जहाँ से आपको रोज़ ट्रैवलिंग हो, जहाँ से आपको मार्केट नज़दीक हो, जहाँ से आपके बच्चों को स्कूल नज़दीक हो, जहाँ से आपके लिए हॉस्पिटल नज़दीक हो। और प्रॉपर्टी खरीदने का एक सिंपल रूल है, लोकेशन इज़ अ लोकेशन। लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदो, अप्रिसिएशन देगी। एक सवाल चलते चलते आपसे ये है कि जिस लैंग्वेज में आप बातचीत करते हैं अपने रील्स में, वो कहाँ से आई है और उस तरीके से बातचीत की जा सकती है और ज़्यादातर लोगों तक कनेक्ट हुआ जा सकता है? इसका आइडिया कहाँ से आया और किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई? एक्चुअली स्टार्ट किया था एकदम प्रोफेशनल वे में, सूट भी डाल के, हाँ। लेकिन इंडिया की जनता थोड़ी देसी है। अच्छा, थोड़ा देसी टच उसमें चाहिए होता है। हाँ। पूरे प्रोफेशनली गए तो मुझे यूएस जाना पड़ेगा, तो इंडिया के लिए थोड़ा देसी टच देने के लिए वो स्टाइल चालू की थी। लोग कनेक्ट होना, लोग रिलेट करना ज़्यादा चालू कर दिया है। लोगों को भाषा समझ में आई, लोगों को उसमें ज़्यादा प्रोफेशनलनेस नहीं लगा, लोगों को लगा कि अरे ये तो मेरे मुंह की भाषा बोल रहा है, तो उस हिसाब से लोग कनेक्ट हो गए। नागपुर की कई तरीके से पहचान है। एक पहचान नितिन गडकरी के रूप में भी, उनसे तो सारा देश ही जानता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और सही बिजनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हमारे नितिन गडकरी साहब भी हैं। तो नागपुर, नितिन गडकरी साहब, और आप चूँकि मुंबई में रहते हैं, तो आप लोग किस तरीके से नागपुर को देखते हैं, सोचते हैं? नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर से भी ऊपर है। मतलब रियल एस्टेट में जो ग्रोथ लाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाता है। जिस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे प्रॉपर्टी करोड़ों में जाएगी, लेकिन जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई डिमांड नहीं है। सो
मैं और एक टिप दूंगा कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बेनिफिट होगा। और अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जो प्रोजेक्ट आप देख के आए हैं, जहाँ पे आपने वीडियो शूट किया है, उस प्रोजेक्ट का अगर आप रील किस अंदाज में बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो अगर आप हमारे दर्शकों को कैमरे पे बैठे बैठे अगर बता सकेंगे आपने रील बनाया होगा तो उसका कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया, वो अगर आप बता दें तो चलते चलते। कंटेंट उस बिल्डिंग में एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि हर एक रूम को बालकनी दी हुई है। अच्छा। मतलब 3 बेड्स 4 बेड्स 5 बेड्स की इन्वेंट्री है उस बिल्डिंग में, हर एक रूम को बालकनी दी हुई है। तो वो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई उस प्रोजेक्ट की, वो खासियत बोलूँगा। और 2 लेवल की 2 फ्लोर्स के तो एमिनिटीज़ दिए हुए हैं। बाकी के डेवलपर्स जो नागपुर में इतने एमिनिटीज़ दे रहे हैं वो कुछ अलग ही चार्ज कर रहे हैं पर स्क्वायर फुट के ऊपर। सो ये प्रोजेक्ट मुझे अफोर्डेबल लगा। भावेश, आप प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहे हैं, एक कंसेप्ट गवर्नमेंट के माध्यम से या जो डेवलपर हैं वो भी लेके आ रहे हैं और वो भी खूब चल रहा है, प्रॉपर्टीज़ का रीडेवलपमेंट। खासतौर से हम बॉम्बे की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो मील चौल है या गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं उनको रीडेवलप करके नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है। या आजकल जो है हमारे नागपुर में भी शुरू हुआ है कि जो स्लम्स हैं उसको रीडेवलप कर रहे हैं, डेवलपर्स के साथ में उसको जोड़ा जा रहा है और जो सुविधाएं हैं उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये जो एक प्रयोग है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुंबई में तो बहुत ज़्यादा ये सफल है। मुंबई के एक्सपीरियंस से आप हमारे नागपुर वालों को समझाइए कि ये कितने फ़ायदे का है, नुकसान का है। रीडेवलपमेंट एक बोल सकते हो बेटर वर्जन ऑफ इंडिया बन रहा है। जब फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया को देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि ये स्लम्स वाला देश है, क्लस्टर वाला देश जानना चाहिए। लोग बाहर से आने चाहिए कि जब ये लोग इंडिया स्वतंत्र हुई थी तब से अब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो अपना माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और लोगों को ये अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब मैं बोलूँगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन तुम नहीं जानते तुम क्या पा रहे हो। जो आप फॉरेन करेंसी अट्रैक्ट करनी है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो जो ये स्लम्स के रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो शानदार इनिशिएटिव के रूप में इसको हम देख सकते हैं। एकदम शानदार है। गवर्नमेंट जो कर रही है रीडेवलपमेंट के केस में, ये गवर्नमेंट ने बहुत पहले करना चाहिए था। भावेश भाई, आप नागपुर आए, समय समय पर आप आते रहिए, इसी तरीके से हम बातचीत करते रहेंगे प्रॉपर्टीज़ को लेके। आप जिस तरीके से सोचते हैं, हमारा नज़रिया, आपका नज़रिया, हर किसी का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। आपका नज़रिया लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आपके नज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट जो सेक्टर है, मार्केट है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपसे जो बातचीत हुई है तो हमारे दर्शक जो हैं वो ना केवल उनका एंटरटेनमेंट हुआ होगा बल्कि उनकी थोड़ी सी जानकारी और समझ भी बड़ी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुंबई में काम करने वाला व्यक्ति नागपुर शहर में जो रहते हैं वो तो खैर अपने शहर को लेके अवेयर रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं। पर आप जब इतनी अच्छी अच्छी बातें, बेहतर बातें बता रहे हैं नागपुर को लेके, तो नागपुर में कुछ ना कुछ तो ख़ास बात होगी ही। नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर किंग रहते हैं तो खासी बात है। खासी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।